आदाब, द सक्सेस स्टोरीज में आपका खैर मकदम है। हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने आपकी मुलाकात कई नामी गिरामी शख्सियात से कराई है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है सैयद अमजद अली। एडवर्टाइजिंग की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। लिंटास ग्रुप के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी अपनी एक कंपनी खुद उन्होंने शुरू की है कम्युनिकेशन कैटलिस्ट के नाम से। एडवर्टाइजिंग के जगत में जो भी आप चीज़ें देखते हैं, आप इश्तिहार देखते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे सुजुकी या एलजी, उन सब में इनका हाथ रहा है। किस तरीके से रहा है वो ये बताएंगे। बिहार के एक छोटे से शहर से शुरू कर इनका ये सफ़र कैसा रहा उसकी बात हम करेंगे। इस बारे में बात करने के लिए सबसे पहले शुक्रिया सैयद अमजद अली साहब का कि आप हमारे शो पर आए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी बुलाने के लिए। सबसे पहले अमजद साहब, हम आपसे ये बात करना चाहेंगे, एडवर्टाइजिंग थोड़ा लीक से हट कर लगता है। ये क्या मतलब किस तरीके से ये जहन में आया कि आप एडवर्टाइजिंग की बिज़नेस में जा सकते हैं या इस जगत में आ सकते हैं, या ये क्या कैसे ये पनपा दिमाग में कैसे आया? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं इसको इसके पीछे एक दो कहानियाँ हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। हमारे ज़माने में जब हम लोग स्कूल और कॉलेज से निकल रहे थे, उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोफेशंस होते नहीं थे जो इंसान कंसिडर कर सकता था। ज़्यादातर लोग या तो डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते थे या सिविल सर्विसेज में चले गए, बैंक की नौकरी कर ली, बहुत ज़्यादा अगर कुछ ट्राई किया, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते भी नहीं थे। और ये सब प्री लिबरलाइजेशन की दुनिया थी। तो मैंने जब साइंस स्ट्रीम लिया +2 में, तो उस वक्त मैंने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ तो मेरे घर वालों ने थोड़ा प्रेशर डाला कि आप बेंगलोर जाके रमैया में आप जो हैं वहाँ पे दाखिला लीजिए इंजीनियरिंग में। तो मैं बहरहाल गया। वहाँ जब गया मैं, तो मुझे वहाँ की दुनिया बहुत पसंद नहीं आई, बिकॉज़ मैं एक डिफरेंट कल्चर और माहौल से गया था, एजुकेशनल बैकग्राउंड से गया था। तो वहाँ पे मैंने ये डिसाइड किया कि, और मुझे ये समझ में आया कि मुझे क्या चीज़ें नहीं करनी है, और इंजीनियरिंग उसमें से एक फैकल्टी थी। और मैं बड़ा क्लियर हो गया और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना है। तो उस दौरान मुझे ये क्लैरिटी आ गई कि मुझे क्या चीज़ें नहीं करनी है। जनरली चीज़ों के लिए बड़ा रश होता है अगर आप नौकरी ढूंढें, तो मैं ऐसी चीज़ की तलाश में था जो जहाँ पे भीड़ कम हो। और एडवर्टाइजिंग, जब मैं ग्रेजुएशन में था, हालांकि मैं मैथमेटिक्स का था, वहाँ से एडवर्टाइजिंग में जाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा लीप था। वहाँ पे ये एक सनराइज इंडस्ट्री थी, एंड आई वाज एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। शुरुआत के दिनों में पेमेंट्स वगैरह बहुत थे, और सैलरीज़ बड़ी अच्छी थी, वर्क माहौल कल्चर बहुत अच्छा था, क्रिएटिव इंडस्ट्री थी, तो उसमें आगे जाने के स्कोप बहुत था। तो मुझे ऐसा लगा कि यही करेक्ट है, और उसके बाद मैंने एक मैस मीडिया में कोर्स किया, उसमें हो गया। उसके बाद मैंने लिंटास ग्रुप ज्वाइन किया और एज अ जूनियर पर्सन, और उसके बाद मैं फाइनली जब मैंने छोड़ा तो आप जैसे आपने कहा आपने लिंटास ग्रुप ज्वाइन किया, बड़ा ग्रुप था उस ज़माने तक एडवर्टाइजिंग का कुछ, क्योंकि जस्ट लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुई थी तो उतना स्कोप या उतना नहीं था। ऐसे में आपने ज्वाइनिंग करने का जो तरीका था वो क्या था, और आज के दौर में क्या तरीका है? जैसे कि हमारे कुछ व्यूअर्स होंगे जो कि इस स्ट्रीम में जाना चाहेंगे, तो उनके लिए मतलब उस ज़माने में आपने इसे कैसे ज्वाइन किया था, और अगर आज कोई ज्वाइन करना चाहे, कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो क्या तरीका होता है, इस इंडस्ट्री में कैसे आया जाता है? इसमें बिकॉज़ ये क्रिएटिव इंडस्ट्री है और इसका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। आप अगर बिज़नेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आप इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो एज अ क्रिएटिव पर्सन आप इसमें जा सकते हैं। अगर आप बहुत से हमारे प्रोफेशन में ऐसे लोग रहे हैं जो इंजीनियर्स रहे हैं, यू नो, एंड फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट्स, वो इस प्रोफेशन में आए हैं, तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपके दिल के करीब होता है, तब आप इसमें जाते हैं, तब आपका रुझान इसकी तरफ जाता है।
तो बहुत से लोग हैं जो ग्रेजुएशन ख़त्म करते ही इसमें दाखिल हो जाते हैं, तो इसमें इजी एक्सेस है इस प्रोफेशन में। कोई बहुत फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। मैस मीडिया इज़ गुड इनफ, इफ़ यू आर एन MBA इज़ गुड इनफ, इफ़ यू आर MBA from a higher institute, better institute, it's even better. That's how people generally enter. तब भी था और आज भी ऐसे ही। जी अमजद साहब, सबसे पहले एक और चीज़, बहुत लोग किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, जैसे कि नौकरी बहुत लोग शुरू करते हैं। आप उस नौकरी से एक बहुत ऊंचाई तक गए, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई हो सकती है वहाँ तक गए, प्रेसिडेंट की पोस्ट तक आप आए और काफ़ी जल्दी आए। अभी माशाल्लाह से आपकी उम्र इतनी नहीं है। और तो ये जो सफ़र है, आप किस चीज़ को आप ये मानते हैं कि क्या ऐसी ख़ास चीज़ हुई, कौन से वो पॉइंट्स थे जिनकी वजह से आपको एक, जिसे कहते हैं कि एक वो जगह मिली जहाँ से आपने ख़ुद को लॉन्च किया और आप आगे बढ़ पाए? ऐसा क्या था? मतलब कोई ऐसा पॉइंट आपको याद हो जिसकी वजह से आपको लगता हो कि हाँ, इसकी वजह से मेरा जो करियर है इस फील्ड में, इस कंपनी में आगे बढ़ा? सबसे बड़ी बात ये थी मेरे दिमाग में कि मुझे बड़ा क्लियर था कि मुझे क्या नहीं करना है। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये करना है। तो मेरे लिए कभी भी ये एक जॉब की तरह नहीं था। एक बड़ा लंबा अरसा तो ऐसा था कि ज़्यादातर वक्त मैं ऑफ़िस में ही गुजारता था। ऑब्वियसली मैं जब शादीशुदा नहीं था। और दूसरी बहुत अच्छी बात इस इंडस्ट्री की ये है कि आप इसमें जो इंडिया के जो फाइनेस्ट ब्रेन्स हैं उनके साथ आप काम करते हैं, बिकॉज़ क्रिएटिव बिजनेस है। जो लोग इसमें आते हैं बहुत पैशनेट होते हैं इस बिज़नेस के बारे में, बहुत बेहतरीन तरीके से सोचते हैं, उनकी सोच बड़ी सुलझी हुई होती है, बहुत अच्छी होती है। मोटिवेशन लेवल्स बड़े हाई होते हैं इसमें। एक तरह का इंकरेजमेंट होता है कि आप बस यूँ समझिए कि अपने आप आगे बढ़ते जाते हैं। और बहुत इक्वल लेवल पे आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। हायरार्की नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जो एक जैसे जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जितने भी एजेंसीज़ हैं, उनके जो टॉप लीडरशिप है उनके साथ आप उनको उनके नाम से बुला सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक सर का कल्चर नहीं होता है, फ्रेंडशिप का कल्चर होता है। तो और एक टीम वर्क होता है। और इन सबों के अलावा अगर मैं बोलूँ एक हाई पॉइंट क्या होता है जो आपको इस इंडस्ट्री में पकड़ के रखता है, वो ये है कि आपका काम दिखता है। जब एक बड़ा कैंपेन आता है जो एक नेशनल लेवल पे आता है, तो एक आपको एक अलग तरीके का हाई मिलता है, एंड यू रियली एन्जॉय दैट बिकॉज दैट्स योर वर्क। एंड अच्छा कैंपेन निकला तो बड़ी तारीफ़ें होती हैं, आप उसके हिस्सेदार होते हैं। किसी भी कंपनी में, इंडस्ट्री में हर आदमी का एक रोल होता है। जैसे कोई राइटर है, कोई कैमरा चला रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। आपका एग्जैक्टली रोल क्या था जहाँ से आपने शुरू किया, और आपने क्या, मतलब काम क्या करते थे आप? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री में गया तो न मेरे घर वालों को समझ में आया कि मैं काम क्या करता हूँ, न बाहर वालों को समझ में आता था। तो इसमें 3 हिस्से होते हैं। एक होती है स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होता है, और एक क्रिएटिव का एक हिस्सा होता है जो बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है क्योंकि ये क्रिएटिव बिजनेस है, और तीसरा हिस्सा जो होता है वो बिज़नेस का होता है, और ये तीनों एक साथ मिलके काम करते हैं। तो मैं जो हूँ, मैं वो स्ट्रैटेजी और बिज़नेस साइड में होता था, जिसमें आप ये समझिए कि बिज़नेस को लाना वो हमारी ज़िम्मेदारी होती थी, क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप बनाना वो हमारी ज़िम्मेदारी होती थी, उनके मार्केट्स को समझना, उनकी चीज़ों को समझना और वो क्रिएटिव तक ले जाना, उनको समझाना वो हमारी ज़िम्मेदारी होती थी। हालांकि ये बहुत हद तक बहुत टीम वर्क होता है, बट मेरा स्पेसिफिक रोल वैसा होता था कि आप बिज़नेस और स्ट्रैटेजी के एरिया में आप ऑपरेट करते थे। जी, ये सब बातें हुई। आपने बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में क्लाइंट्स देखे होंगे, बहुत देखे हैं। तो कोई ऐसा चैलेंजिंग क्लाइंट या कोई ऐसा चैलेंजिंग कैंपेन या कोई ऐसा मज़ेदार कैंपेन जो कि दिमाग में ताज़ा रहे और ये लगे कि हाँ, ये मैंने कर दिया था, जिसको लेकर फ़ख्र अंदर से होता हो कि ये कर लिया हमने? बहुत सारे हैं, कई सारे हैं, और इसमें इस प्रोफेशन में खूबी यही है कि हर दूसरे तीसरे महीने आप एक ऐसी चीज़ निकालते हैं जो फ्रेश होती है।
उमूमन लोगों को पसंद आती है, कई बार नहीं भी आती है। एक सबसे मज़ेदार कैंपेन और सबसे पावरफुल कैंपेन जो मुझे लगता है मेरे करियर में रहा, वो एक हैवेल्स का था। वो एक बहुत ही लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट था। वायर्स जो हम लोग हमारे घरों में लगते हैं, तो उसमें बड़ा एक सिंपल प्रोडक्ट यूएसपी था कि इस वायर में जो है आग नहीं लगती है। तो उसमें वो एक चिमटे का ऐड था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, वायर्स दैट डोंट कैच फायर। बहुत ही फेमस कैंपेन रहा है, बहुत ज़माने तक चला, बहुत पावरफुल, बहुत ब्रांड के लिए उसने बहुत इम्पैक्टफुल कैंपेन रहा। उसका मैं एक डायरेक्ट हिस्सा था, ये मुझे बहुत फ़ख्र है। मैंने एलजी जैसे ब्रांड को लॉन्च किया इंडिया में, वो एक बहुत बड़ी बात है। जो एलजी में, और मैं उसमें 10 साल तक जुड़ा रहा उस ब्रांड पे। बहुत सारी कैटेगरीज लॉन्च की, बहुत सक्सेसफुल ब्रांड बन गया। टीम वर्क था, बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करते थे उसमें। तो और मारुति की बहुत से ब्रांड्स हैं और बहुत सारे OLX हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसका मुझे बहुत फ़ख्र है कि हमने बहुत अच्छा काम किया उसमें। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने बहुत उम्मीदों के साथ कोई एक कैंपेन शुरू किया, लेकिन लोगों की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं आता है? बिल्कुल, ये बिल्कुल जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे बॉलीवुड में फिल्मों का होता है कि आपको अंदाज़ नहीं होता है कि ये बॉक्स ऑफिस में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। वैसा होता है कई बार कि जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, उसमें थोड़ा ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स आता है। कई बार आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं भाई ये तो ऑर्डिनरी है, उसमें वो बहुत आगे तक चला जाता है। कई सारे ब्रांड्स हैं, शायद उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो हमारा ही क्रिएशन रहा है, बट यस, ये एक सच्चाई है। आपकी जो पढ़ाई है अलीगढ़ से भी हुई है। अलीगढ़ को आम तौर पर आज के दौर में तो ख़ास तौर पर हम ऐसे देखते हैं कि वहाँ पर लोग जो प्रोफेशनल जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं इधर ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जैसे आप कह रहे हैं कि आप बीएससी वगैरह से आए, तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से कैंपस भी थोड़ा डिस्टेबलाइज होता हुआ लगता है। ऐसे में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे कि क्या कमी हो रही है एजुकेशन सिस्टम पे, मुस्लिम एज अ कम्युनिटी और अलीगढ़ इन स्पेसिफिक, कि वहाँ के बच्चे उस तरीके से हमें आते हुए नहीं दिख रहे हैं, या फिर वो एक एहसास कमतरी में रह रहे हैं? मेरा इस पे नज़रिया जो एक पॉपुलर नज़रिया है उससे थोड़ा मुख्तलिफ है, अलग है। वो ये कि किसी भी फील्ड में इंसान हो, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको इतना ही दे सकता है, आपको एकेडमिक नॉलेज दे सकता है, कल्चरली आपको थोड़ा रिच बना सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, आपका जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल्स है ज़िंदगी में, मैक्सिमम वो आपको आगे ले जाता है। मुझे ये लगता है, और मैं बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस आपको ओपनिंग दे सकते हैं कहीं पे, लेकिन अगर आप उस लेवल पे नहीं हैं तो शायद आपको मायूसी हो सकती है। तो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप एजुकेशन लेवल से उठ कर के आगे जा कर के आप अपने आप को आगे ले जाइए। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन दैट केस। ये तो हुई एक वैसी बात, लेकिन उसके अलावा आपने एक नई कंपनी शुरू की है, कम्युनिकेशन कैटलिस्ट। ये पुरानी कंपनी से हटकर ये जो लीप है, ये किस तरीके से दिमाग में आया और क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कुछ अलग है या? ये दरअसल मैंने जो ये कंपनी मैंने जिनके साथ शुरू की थी, अब ही इज़ नो मोर, वो एक मिलाग्रो रोबोट्स, एक रोबोटिक कंपनी थी। लिंटेस के बाद मैंने उसको ज्वाइन किया और वो इसकी इन हाउस कंपनी होनी थी, और इन हाउस कंपनी थी ऑलमोस्ट फॉर अबाउट 10 months व्हेन द चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ मिलाग्रो रोबोट्स पास्ड अवे इन द सेकेंड वेव। फिर उसके बाद ऑब्वियसली ये नाम भी उनका ही दिया हुआ था, मिस्टर राजीव कारवाल का, लेकिन उनके चले जाने के बाद फिर नाउ आई एम लुकिंग एट इट डिफरेंटली, मोर एज अ स्टार्टअप एंड बिल्डिंग अलॉन्ग विथ some colleagues. But this is how it started. It started as an in-house agency, creative agency for a company called Milagro Robots. Okay.
तो अब ऑब्जेक्टिव क्या नज़र आता है? अब ये है, नाउ दैट ही इज़ नो मोर एंड आई एम नॉट एसोसिएटेड विद Milagro Robots, आई एम लुकिंग एट इट एज अ फुल फ्लेजेड वेरी वेरी प्लेटफॉर्म सेंट्रिक डिजिटल एजेंसी. So it will be an advertising company. A creative company with more skew towards digital properties and platforms. ये तो हुई इन सब चीज़ों की बात. अगर हम ये देखें कि आपने ज़िंदगी में जो कुछ अचीव किया, तो आगे सोसाइटी को लेते हुए कई बार बहुत लोगों ने बात की है, पॉलिटिशियंस ने भी बात की है, बिजनेसमैन ने भी बात की है कि हमें सोसाइटी को जो हमने सोसाइटी से पाया है अब तक वो वापस भी करना होता है, तो या करना चाहिए, होता है नहीं, करना चाहिए. तो ऐसे में आप ख़ुद क्या सोचते हैं कि जैसे आपने एडवर्टाइजिंग या फिर बिज़नेस की दुनिया में कुछ किया, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या आप भी कुछ अभी करना चाहते हैं समाज के लिए या बाकी यंगर जनरेशन के लिए, या अभी आप ये सोच रहे हैं कि हाँ बिज़नेस ही अभी एस्टेब्लिश करना है? आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग यू आस्क्ड, एंड इट्स ये मेरे जहन में भी है कि कम्युनिकेशन एक बहुत पावरफुल टूल है जो जैसे हमने ब्रांड्स के लिए यूज़ किया टू इन्फ्लुएंस परचेज. यू कैन नॉट गारंटी परचेज, तो आप परचेज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. हमारे और मैं कुछ संस्थाओं के साथ ऐसे काम करता हूँ जिसके लिए मैं चार्ज नहीं करता हूँ, और उनके लिए कंसल्टेंसी करता हूँ. और 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हम ये सोचते हैं दैट इफ़ देयर इज़ समथिंग जो हम लोग कर पाएँ जो इंक्लूसिविटी बिल्ड करे, उस दिशा में काम हम लोग कर रहे हैं, और जल्द ही कुछ देखने को मिलेगा. और वो एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होगी जिसको हम लोग बिल्ड करेंगे, और वो सालों साल तक चलेगी ना. होपफुली हमको ऐसा लगता है कि वो इफ़ेक्टिव चीज़ होगी. अमजद साहब, अभी मान लीजिए हमारे ऑडियंस में कोई लड़का या लड़की जो कि अभी ग्रेजुएशन में है, वो बैठकर हमें देख रहा है, आपकी बात सुन रहा है, तो और वो सोचता है कि उसे एडवर्टाइजिंग में या किसी और ऐसे कॉरपोरेट में जाना है, और उसे आगे ऊंचाइयां भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर आया और उसी पर बहुत साल तक रहा, वो आपकी तरह सीढ़ियां चढ़ना चाहता है. ऐसे में आपका क्या सजेशन है, कैसे अप्रोच होनी चाहिए और उसके बाद कैसे बाकी ज़िंदगी को फोकस रखा जाए, मतलब आप क्या कहते हैं? मैं अपने एग्ज़ाम्पल से समझा सकता हूँ कि जब मैंने ये सोचा कि इंजीनियरिंग नहीं करना है, ये चीज़ें नहीं करनी है, तो एक ऐसी चीज़ मैंने आइडेंटिफाई की जो भीड़ से थोड़ी अलग थी और जिसमें भीड़ कम थी. वो एडवर्टाइजिंग मेरे ज़माने में थी और अभी भी है. मुझे लगता है आज आफ्टर लिबरलाइजेशन बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और लोग और नया जनरेशन उसको एड्रेस भी कर रहा है, उसमें एंटर भी कर रहे हैं. जो मुल्क इतना बड़ा हो जिसमें 140 करोड़, 135 करोड़, 140 करोड़ लोग हैं, उसमें अगर कोई ऐसा आइडेंटिफाई करे जिसमें भीड़ कम हो और आगे बढ़ने का स्कोप बहुत हो. रोबोटिक्स जैसे आप, मैं एक एग्जांपल दूं जिसमें मैं घुसा था, इत्तेफाक की बात है कि मैं उसमें कंटिन्यू नहीं कर पाया. वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है. आप बिजनेसेस अगर आप देखें, डेटा सेंटर एक ऐसा वेरी टेक्नोलॉजी लेड ऐसा एक प्रोफेशन है, उसमें करोड़ करोड़ लोग उसमें जा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स उसमें बहुत जनरेट होंगे. ऐसी चीज़ें जो जिसमें रिम्यूनरेशन हाई है, फ्यूचर बड़ा लंबा है, 20-25 साल कम से कम दिखे. दैट्स व्हाट आई विल, कि भीड़ कम हो, स्पेशल हो, रिम्यूनरेटिव हो, और आप उसमें एक्सेल कर सकें और आपको पसंद भी हो. नहीं, ये तो एक चीज़ है कि हमें ये चूज़ करना है शुरू में. अब मान लीजिए एक बार आप चले गए, उसके बाद ये सीढ़ियाँ चढ़ने में क्या चीज़ मदद करती है? कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग योर स्किल्स, कॉन्स्टेंटली, मतलब आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए. हमारे में ये एक एडवांटेज था कि हम हमेशा एक नई चीज़ क्रिएट करते थे, तो वो इट कीप्स यू अलाइव. मतलब तो अब आज के ज़माने में अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने आप को रीस्किल कर रहे हैं,
और नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने सिस्टम में, अपने डीएनए में, चांसेस आर यू विल ऑलवेज एक्सेल। एक सवाल आपने हमें अपना काफ़ी कीमती वक्त दिया है, एक सवाल जो कि चलते चलते मैं आपसे करना चाहूँगा, वो ये है कि एडवर्टाइजिंग का ज़माना है, आपने अपने आप को और इम्प्रोवाइज़ किया है, जैसा कि आपने कहा बार बार इम्प्रोवाइज़ करते रहे पूरी ज़िंदगी। एडवर्टाइजिंग का ज़माना है और अब यहाँ तक के चुनाव भी एडवर्टाइजिंग से ही लड़े जाते हैं। ये अभी हमको पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं, पीआर कंपनीज़ उसमें भी आ चुकी हैं, और ऐसे में हम देखते हैं कि बाकी भी ऐसे बिज़नेस हैं जिसमें कि और एडवर्टाइजिंग का तरीका भी बदला है। फेसबुक और ट्विटर पर अब एडवर्टाइजिंग होती है, वो मोनेटाइजेशन का तरीका है, बहुत कुछ है। तो ऐसे में ये जो एक तो सबसे पहले डिजिटल मीडिया का जो फेसबुक ट्विटर का प्लेटफॉर्म है, उसका क्या इस्तेमाल आप देख रहे हैं आने वाले फ्यूचर का, और आप इसका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं कि क्या इलेक्शंस में जो पीआर कंपनीज़ की दखल हो गई है, आप इसे कितना इथिकल मानते हैं, कितना सही या गलत है कि ये चुनाव के जो परिणाम हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उसे पीआर कंपनीज़ के थ्रू इम्पेक्ट किया जा सकता है, और क्या सच में किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो वो कितना सही या गलत है? जो हमारा प्रोफेशन का कोर रहा है हमेशा से, वो कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करने का ही रहा है। परचेज या सेल की गारंटी कभी नहीं होती थी, लेकिन इन्फ्लुएंस करने की सलाहियत कैंपेन्स में और कम्युनिकेशन में हमेशा से रही है। जो आपका सवाल है, जो पॉलिटिकल पूरा एक स्पेस है जिसमें कम्युनिकेशन होते हैं, हमेशा से रहे, अब वो एक बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से उसको एड्रेस किया जा सकता है। पहले एक बहुत अनस्ट्रक्चर्ड तरीका था, लेकिन अब इसमें प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, स्ट्रक्चरिंग इसकी हो रही है, और मेरे हिसाब से 2-3 सालों में और भी बहुत प्रोफेशनल्स आएंगे और बिल्कुल ये एक साइंटिफिक प्रोसेस बन जाएगा। साइंटिफिक प्रोसेस का मतलब है डेटा का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल होगा और उससे इंसाइट्स निकलेंगे और उससे कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंसिंग एक्टिविटी होगी। जहाँ तक इन सब चीज़ों का एथिकल और अनएथिकल का सवाल है, एज लॉन्ग एज दे आर फैक्चुअली करेक्ट, एथिकल है। डेटा बहुत सारी चीज़ें ऐसा थ्रो करता है जो एक आपको ऐसा एक इंटरेस्टिंग इंसाइट दे देगा जिस पे आप एक कैंपेन बिल्ड कर सकते हैं, वो बिल्कुल एथिकल है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनएथिकल हैं, जो एग्जैजरेटेड होती हैं, वो मतलब उसको जो ऑडियंस है वो इसी हिसाब से ऑब्जर्व करेगी, बिकॉज दे आर रियली स्मार्ट। अगर कुछ भी अनएथिकल है, दे विल नो दैट दिस इज़ अनएथिकल एंड दे विल अब्जॉर्ब इट लाइक दैट। शुक्रिया अमजद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आप और बुलंदियां हासिल करें और अगली बार फिर से आप हमारे मेहमान बनकर आएँ। थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक यू।